नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक जब बहू बेटे ने घर से भगाया तो माँ ने सिखाया सबक। अरे ओ बुढ़िया, यहाँ बैठी बैठी क्या अचार डाल रही है? ममता देवी जी की बहू ने उनसे कहा। पूरे दिन कुछ काम धाम तो करती नहीं और खाने के टाइम देखो सबसे आगे। ममता देवी जी ने कहा, बहू अभी सारे कपड़े धो के आई हूँ, बस अभी आकर बैठी हूँ। बहू ने कहा, कौन से पहाड़ तोड़ दिए, 4 कपड़े भी नहीं धोए जाते, उसमें भी तो इतना थक जाती है, तुझे आराम करने को चाहिए। काम ही क्या है, बस घर के ही थोड़े बहुत काम हैं, बाकी पूरे दिन सोना ही सोना है। पता नहीं कितना आराम चाहिए बुढ़िया को। ऐसा कहती हुई उनकी बहू हाथ झटकाते हुए बोली, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अंदर आकर खाना बना दो, दोपहर हो रही है, इतना नहीं दिखता कि खाने का समय हो रहा है। ममता देवी जी ने कहा, अभी बना देती हूँ बहू। इतना कहकर वह रसोई में आकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, कितना अच्छा समय था जब राम किशन जी जिंदा थे, किसी के मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, और आज जिसे देखो वह हुक्म चलाता है। घर में 2 वक्त की रोटी खाना दुश्वार हो गया। सोचते सोचते पुरानी यादों में खो गई। 35 साल पहले जब शादी करके इस घर में आई थी तो इतना सब नहीं था। उन्होंने अपने पति के साथ उनके काम में हाथ बटाने के साथ ही उनसे कहा कि क्यों ना मैं भी घर बैठे कुछ काम कर लूं। अपने पति की आज्ञा से उन्होंने घर पर कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उनके हाथ की कारीगरी इतनी लाजवाब थी, जो एक बार आ जाए वह बार बार आए। धीरे धीरे ममता देवी जी आसपास के गांव में सबसे अच्छी टेलर बन गईं। उनके पति किसान थे, अपनी ही थोड़ी बहुत ज़मीन थी, बस उसी पर खेती कर लिया करते थे, जिससे जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था। लेकिन ममता जी ने अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की स्थिति बदल दी थी। दिन रात काम करती ताकि 4 पैसे बचा सकें। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उनके पास किसी की कोई उधारी न रही। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी और अब ममता जी के पति राम किशन जी ने अपना छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू कर लिया। ममता जी जो कपड़े सिलती थीं, राम किशन जी उन्हें ही बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना नया मकान बनाया, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई और 12वीं के बाद बेटे सार्थक को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश से आया तो साथ ही अपनी पत्नी मधु को लाया। शुरू में रामकिशन जी बहुत नाराज़ हुए, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटे बहू दोनों ही बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते थे। पर रामकिशन जी की मौत के बाद सब कुछ बदल चुका था कि उनका बेटा विदेश से पढ़कर आया था तो उसे एक आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी लग चुकी थी। पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन रामकिशन जी की मौत के बाद बेटे और बहू का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब वह जैसे ममता जी को घर की कोई नौकरानी समझते थे और बेटा बहू की हाँ में हाँ मिलाता था। कभी उसने अपनी पत्नी से यह नहीं कहा कि यह मेरी माँ है, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। यह सब सोचती सोचती ममता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी बहू आ गई। बहू ने आकर कहा, खाना बनाया नहीं? इतना धीरे काम करती है ये बुढ़िया, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? कितना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में, जितना तू लगा रही है? ममता जी बोली, बस हो गया। और क्या बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? ज़्यादा नहीं
तो कम से कम इतना ही ख्याल कर लो कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। और इतना बोलते ही बहू चिल्लाकर बोली, अच्छा तो क्या करूं महारानी, तेरे पैर दबाऊं, सुबह शाम खाना बनाकर खिलाऊं? सोचना भी मत, अब जा और जा कर के बाकी काम कर। ममता जी बोली, बहू सुबह से काम में लगी हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं तब। बहू बोली, बाद में खा लेना, मर नहीं जाएगी थोड़ा लेट खाएगी तो, पहले जाकर बाकी काम निपटा। ममता जी इस आश में थी कि शायद उनके बेटे को उन पर रहम आ जाएगा, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई। काम करते करते न बहू ने खाना खाने दिया और ना बेटे ने पूछा। बस यूं ही समय गुजर रहा था। एक दिन बहू की सहेलियां घर आईं और ममता जी ने उन्हें पानी दिया। फिर चाय बनाने गईं और चाय बनाकर लाईं। तो बहू बोली, घर में और कुछ नहीं है क्या? सास बोली, ला रही हूँ बहू, दो ही तो हाथ हैं, एक साथ दो चीज़ें ही तो ला सकती हूँ। तुम आ जाओ मेरे साथ, ज़रा मदद कर दो। बस इतना सुनते ही बहू ने उसी वक्त सास पर हाथ उठा दिया। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या जो यह सब करूँ? ये तेरा काम है, जाकर खुद कर ले, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बोलते हुए उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, अब पड़ी रहना यहीं पर। अब ममता जी की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेंगी, जहाँ किसी को उनकी फिक्र नहीं, किसी को उनकी कोई परवाह ही नहीं रही, जहाँ किसी को कोई फर्क नहीं। बस यही सोचते हुए और रोते हुए कब उनकी आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह उठते ही वह घर से निकल गईं। उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही हैं, बस चले जा रही थी। सोच रही थी जहाँ ईश्वर चाहेगा वहाँ चली जाऊंगी, संसार में कोई तो जगह होगी मेरे लिए। और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और लगातार चल रही थी और कमज़ोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे और वह वहीं सड़क पर बेहोश हो गईं। जब उनकी आंख खुली तो वह एक बेड पर लेटी हुई थी। उनके पास ही एक लड़का विनय खड़ा हुआ था, जिसने उनसे पूछा, आंटी जी आप ठीक हैं? अभी आपको कैसा लग रहा है? ममता जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उसने कहा, आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। बस ज़रा डॉक्टर साहब को छोड़ के आ जाऊँ, आप आराम कीजिए तब तक। वह डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। आकर उसने कहा, आप मुझे मार्केट में बेहोश मिली थी, वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको यहाँ ले आया। आप ठीक तो हैं? आपका घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूँगा। जैसे ही उस अनजान लड़के ने घर के बारे में पूछा, ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़का चिंतित होते हुए बोला, अरे अरे रोइए मत आंटी जी, आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, अभी आप कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। इतना कहकर उसने फल काटकर ममता जी को दे दिए। ममता जी उस फल की प्लेट को देखते हुए एक नज़र उस लड़के को देख रही थीं, जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह उनकी कितनी परवाह कर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं खा सकती। लड़के ने कहा, खा सकती हैं, आपको तो डॉक्टर ने मना भी नहीं किया। कहते हुए लड़के ने ज़बरदस्ती प्लेट आगे की, प्लेट आगे सरकाई और कहा, चुपचाप सारी प्लेट खाली कर दीजिए, सारे खा लीजिए आप। और ममता जी उस लड़के का प्यार देख मना नहीं कर पाईं। उन्होंने वह फल खा लिए। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए। अब ममता जी सोचने लगी कि वह कहाँ जाएंगी और उस लड़के ने ममता जी से पूछा,
आंटी जी, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं कि आपको कहाँ जाना है। कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ममता जी ने कहा, मेरा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी। बस चले जा रही थी। मेरा कोई नहीं है। एक बहू बेटा हैं, सिर्फ नाम के, पर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। या यूं कहो कि अब मेरा संसार में कोई नहीं है। इतना कहकर वह भावुक हो गईं और लड़के ने उन्हें शांत कराया और कहा, आंटी जी, जिनका कोई नहीं होता उनका भी कोई होता है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ यहाँ रहें। मेरा भी कोई नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? ममता जी उस लड़के को निहार रही थीं, जो उम्मीद भरी नज़रों से ममता जी को देख रहा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, इसमें ऐतराज़ की क्या बात है? यह कहते हुए उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। न तुम अनाथ हो न मैं। और दोनों गले लग गए। अब दोनों माँ बेटे की तरह साथ रहने लगे। लड़का बहुत अमीर नहीं था, पर अपना और अपनी माँ का खर्च चला लेता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ बेटे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ममता जी भी घर पर बैठी बैठी ऊब जाती थीं। पहले भी उन्होंने विनय से कहा था, बेटा, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, मेरा मन भी लगा रहेगा और दो पैसे भी आ जाएंगे। पर विनय ने कहा, नहीं माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? नहीं, आप आराम करो घर पर बैठकर। कुछ दिन बाद विनय की नौकरी छूट गई और थोड़े ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लेकिन विनय ने कभी भी ममता जी को नहीं छोड़ा। ममता जी विनय से जो भी मांगती लाकर दे देता और अपनी माँ की तरह पूरा ख्याल रखता। पर अब ममता जी ने अपने बेटे की मदद करने का निश्चय किया और उन्होंने विनय से कुछ कपड़े के टुकड़े मंगवाए और विनय से कहा, कहीं से पुरानी कपड़े सिलने की मशीन का जुगाड़ करे। वह कुछ रंग बिरंगे सुंदर कपड़े के टुकड़े ले आया और मशीन भी। ममता जी ने उन टुकड़ों से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे और सुंदर थे, और विनय से कहा कि उन्हें किसी दुकान में ले जाकर उन्हें बेचने की बात करे। और विनय उन्हें लेकर दुकान पर गया। फ्रॉक इतने सुंदर और रंग बिरंगे थे, नई नई डिज़ाइन और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। किसी बड़े दुकानदार ने तो नहीं लिया, कहा कि हम ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं। लेकिन विनय एक छोटी सी दुकान पर गया और उसे देखते ही वह फ्रॉक पसंद कर ली और विनय को पैसे देकर सारी फ्रॉक ले ली। विनय घर आया और बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई और फिर वह बाजार से ढेर सारे कपड़े ले आया और अगले दिन पूरे बाजार में सभी छोटी छोटी दुकानों पर गया, जहां लगभग सभी ने उनके कपड़ों को खरीद लिया और विनय का कांटेक्ट नंबर भी ले लिया। 2 ही दिनों में विनय और उसकी माँ की मेहनत ने रंग दिखाया और अब वह और भी मेहनत करने लगे। विनय ने अपनी माँ और अपने नाम को ही एक ब्रांड बनाया। जल्दी ही उसने अपने माँ का सिलाई सेंटर खुलवाया, जिसका नाम विटा टेलर्स रखा, और धीरे धीरे ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती रही। और अब ममता जी खुद सिलाई नहीं करती, बल्कि सिलाई सेंटर के लिए 2-4 सिलाई के मजदूर रख लिए। विनय ने सारा काम संभाल लिया। उसने और उसकी माँ ने जल्दी ही पूरे शहर में अपना नाम कमा लिया और अब स्टाफ और ऑर्डर्स दोनों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते विनय और ममता जी ने अपना घर, अपनी गाड़ी सब खरीद लिया। इतनी जल्दी इतना नाम कमाने के कारण ममता जी बहुत जल्दी न्यूज़ की सुर्खियों में आ गईं। और एक दिन उनकी बहू मधु ने
उन्हें टीवी पर देखा तो तुरंत ही अपने पति सार्थक को फ़ोन कर घर बुलाया और उसे उसकी माँ के बारे में बताया और कहा, देखो तुम्हारी माँ इस वक्त पैसों में खेल रही है और फिर तुम ही उनके इकलौते बेटे हो। आखिरकार यह सब तुम्हारा ही तो है। चलो जाकर मिलते हैं, वो तुम्हें तुरंत ही माफ़ कर देंगी और फिर वो नया मकान दुकान सब हमारा। पैसों में खेलूंगी, आहा कितना मज़ा आएगा। आसपास 2-4 नौकर होंगे जिन पर हम हुक्म चलाएंगे। अब बस तुम सामान पैक करो, हम सुबह ही निकल जाएंगे। और सुबह ही दोनों निकल गए। जैसे ही ममता जी के घर के बाहर पहुंचे, गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। फिर सार्थक और मधु ने कहा कि हम इनके बहू और बेटे हैं, हमारी माँ को बुला दो या हमें अंदर जाने दो। गार्ड ने फ़ोन करके ममता जी से बात की। उन्होंने कहा, अभी मंदिर जाना है, जिसे मिलना हो वहीं आकर मिल ले, कहकर फ़ोन काट दिया। और उनके बहू बेटे वहीं खड़े थे कि तभी दरवाजे के अंदर से एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आई, जिसमें एक औरत बनारसी साड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर ही थी और एक लड़का गाड़ी चला रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि यह तो ममता जी हैं और फौरन ही बहू बेटा दोनों उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक मंदिर तक पहुँचे। गाड़ी से उतरकर ममता जी पूजा करने चली गईं और जैसे ही वापस आईं, उनकी बहू उनकी तरफ दौड़ी और वो पीछे होती हुई बोली, अरे रुको ज़रा, हो कौन तुम? तभी बेटा बोला, माँ ये तुम क्या कह रही हो? मैं सार्थक तुम्हारा बेटा और ये मधु तुम्हारी बहू। सार्थक के कहने पर ममता जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा तो एक ही बेटा है और वो है ये। उन्होंने विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मधु और सार्थक पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। आखिर हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। हम अब कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे, एक घर में एक साथ। ममता जी बोली, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। वहाँ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी माँ की, तो वो तो उस दिन ही मर गई थी जब तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, सड़क पर मरने को छोड़ दिया था। अगर मेरा ये बेटा न होता तो मैं तो कब की मर चुकी थी। अब मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे विनय के अलावा कोई नहीं है। मेरा जो भी कुछ है मेरे बाद मेरे बेटे विनय का होगा। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। कहते हुए उन्हें धुतकार कर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं और उनके बेटे बहू उनकी चमचमाती गाड़ी और बंगले के सपने लिए वहीं बैठे रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार न करें, वरना वह आपको अपनी वैल्यू और आपकी औकात दोनों दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियोस में बने रहें और चैनल पे विज़िट कर लें बाकी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए।